वेलकम टू माय चैनल KGS सेंटर। तो आइए बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आप सबको आज उर्दू के दरख्सा के चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जो एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ़ कमर जहाँ है, जो कि फीमेल राइटर है। तो ये बोर्ड पे आप इस तरफ पहले हम सबसे पहले अगर कमर जहाँ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए कमर जहाँ के बारे में देखते हैं। ये चैप्टर 4 जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, और ये कटी हुई शाख है। कटी हुई शाख का मतलब होता है पेड़ का डाल, लेकिन इसमें कोई पेड़ का डाल वगैरह है नहीं। कमर जहाँ ने इंसानी ज़िंदगी को पेड़ के कटी हुई डाल की तरह इस अफसाना में जोड़ा है, ठीक है ना, कि इंसान कि किस तरह से पेड़ के डाल की तरह कट जाता है, ठीक है ना। तो इस कहानी के अंदर जाइएगा, गहराई में आपको जो मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा कि इंसान भी कटी हुई शाख कैसे हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम कमर जहाँ के जीवन के बारे में जान लेते हैं, ज़िंदगी के बारे में, हालात ज़िंदगी, इनके बारे में चंद बातें दी हुई है, उसको बढ़िया से हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है ना। आइए, तो ये आपके मुसन्निफ़ कमर जहाँ है, जो कि फीमेल राइटर है, खातून है, ठीक है ना। ये समझ लीजिएगा, ये मेल नहीं है, फीमेल है ना। ये खातून अफसाना निगार है। इनकी पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 में समस्तीपुर ज़िला में, है ना। इनकी पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 में। एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें जो प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसमें याद रखिएगा या तो 1951 आएगा या 1952 आएगा, दोनों एक साथ आ नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई एक पे टिक लगा दीजिएगा, टिक हो जाएगा वो ठीक। तो आगे देखिए, तो ये समस्तीपुर जो ज़िला में जो है मरदूम खेस बुज़ुर्ग द्वार में पैदा हुई, ठीक है ना। इन्हीं जगह पे उनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, ठीक है ना। इनके जो वालिद थे, फादर थे, पिताजी थे, उनका नाम अताउल हक था, सैयद अताउल हक। याद रखिए, बहुत पूछता है ये भी, ठीक है। और ख़ानदान इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। इल्म एजुकेशन से, अदब ज़ुबान से, यानी उनके घर के लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, काफ़ी जो है एजुकेटेड लोग थे। इतना तो समझ में आ गया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू के साथ साथ हमारी अपनी जो हिंदी है, अंग्रेज़ी है, उसमें बोल करके आपको समझा सकूं और आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है ना। चलिए, सबके लिए आसान होना चाहिए। तो दिलचस्पी रखते थे, है ना, इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD की, है ना। तो पटना यूनिवर्सिटी में आए तो वहाँ से इन्होंने MA की पढ़ाई की, तो MA किया, फिर वहाँ से PhD किया, है ना। और 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया। और जब इन्होंने PhD कर लिया तो 1966 से इनका सफ़र शुरू हुआ अफसाना लिखने का। इतना बात तो आपको याद होगा कि इनके अफसाना लिखने की जो है आगाज़ कब से हुआ, तो 1966 से हुआ, ठीक है। आगे देखते अगला पॉइंट क्या है। इनकी पहली कहानी जुनून वफ़ा है, 12 इम्तहान में पूछा गया है। इनकी जो पहली अफसाना है, कहानी है, वो क्या है, तो जुनून वफ़ा है। याद रखिएगा, जो 1966 में शाया हुआ, जो 1966 में छपा, है ना। ये आम हो गए लोगों के बीच छप करके। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर सुबह उर्दू से करियर का आगाज़ हुआ। ये सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में है, तो सुबह उर्दू यानी उर्दू डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। यानी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, वहीं से काम धंधा शुरू किया, है ना, उर्दू डिपार्टमेंट में। तो और तरक्की करके भागलपुर के सदर सुबह होगा, और उसी में तरक्की करके, यानी उसी में उन्होंने प्रोग्रेस पा करके उन्होंने क्या किया, वहाँ के अध्यक्ष बन गए। सदर माने अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, वहाँ के अध्यक्ष बन गए। कोई भी आदमी अपने जीवन में मेहनत करेगा किसी भी फील्ड में, तो स्वाभाविक सी बात है, सब उसकी मदद करती है, पूरी कायनात उसकी मदद करने में लग जाता है। तो उन्होंने भी मेहनत किया और उसी डिपार्टमेंट में सदर सुबह हो गए, यानी कि उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। 3 अफसानवी मजमुआ चारागर। इनकी जो 3 अफसानवी मजमुआ जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, एक है यहाँ चारागर, 1983 में ये छपा। अजनबी चेहरा 1991 और एक यादनगर है। तो ये पूछेगा आपसे तो आप बता सकते हैं। अफसाना निगारी के अलावा तनकीद निगारी भी करते थे, यानी अफसाना कहानी लिखने के साथ साथ ये तनकीद निगारी भी करते थे। तनकीद के बारे में आपको बता दूं, तनकीद जब भी कोई शायर हो या अफसाना निगार राइटर है, जब भी कुछ कहानी लिखता है, कोई शेरो शायरी लिखता है, तो उसमें कोई अलग दूसरा शायर या
राइटर जो है उसमें कमी खामी ढूंढता है या उसकी अच्छाई बुराई को देखता है और वो लिखता है, तो ऐसी सिर्फ क्या कहलाता है, तनकीद कहलाता है। यानी किसी के लिखे हुए में है ना खरी खोटी बातें निकालना, अच्छाई निकालना, बुराई निकालना, तो इस तरह के ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, तनकीद कहलाता है। ठीक है ना। ये लिखने की जो कला है तनकीद निगारी कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ तनकीद के बारे में आप लोग जान गए होंगे। और तनकीदी इनके मजमूए भी शाये हुए, तनकीदी मजमू है वो भी इनके शाये हुए जो आपके सामने या बोर्ड पे देख सकते हैं। उसमें एक है अख्तर शेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, और दूसरा है मयार कलाम, और तीसरा अब्दुल्ला मुश्की पुरी, और चौथा है हर्फ आ गई। तो इनके तनकीदी मजमूआ या इस तरह से इनकी किताबें, तनकीद की किताबें पूरा आपके सामने या बोर्ड पे देख सकते हैं कि ये सामने है। तो पहला क्या है, अख्तर शेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मयार कलाम, अब्दुल्ला मुश्कीपुरी और हर्फ आगी। तो चलिए तो कहानी के खुलासा की तरफ चलते हैं, और आप इत्मीनान बख्श के रहिए, मैं इस कहानी की पूरी अच्छी तरह से आपको खुलासा करके बता दूंगा, और ये आप इम्तहान में बहुत बेहतरीन लिख कर आइएगा, आप यकीन मानिए। तो इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि एक नौजवान है जिनका नाम कमर जहाँ इस अफसाना में दिया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एक नौजवान की जो है हालात ज़िंदगी को बयान कर रहा है कि एक नौजवान है, वो यहाँ अपने गांव में पढ़ता है, लिखता है, अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जॉब वगैरह नहीं मिल पाता है, नौकरी नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो परेशान रहता है। ऑफिस टू ऑफिस जा करके जो है ना उसकी चप्पलें खिस गई होती है, लेकिन फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिलता है, बड़ी परेशानी हाल रहता है, ठीक है। तभी उनके एक दोस्त जो विदेश से आता है, जो उनके साथ बचपन में खेलता कूदता रहता है, एक साथ दोस्त है, तो जब वो विदेश से आता है बाहर के मुल्क से, और इसको देखता है कि इतना पढ़ा लिखा है और उसके बावजूद भी इसकी हालत बहुत बुरा है, और उसको देखता है कि वो विदेश से जब आया है तो सूट बूट पहना हुआ है और उसकी मज़े हैं। तो है कि जो बच्चे बाहर रहते हैं, कुछ लड़के जो नौजवान हैं बाहर रहते हैं, कमाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, तो इन जगहों पर रहते हैं, काम करते हैं, और वहाँ से जब आता है तो उसको देख करके हमारे गांव के जो पढ़ने लिखने वाले एक तबका होते, स्टूडेंट्स होते, वो काफ़ी मुतासर होते हैं, और उसको देख करके वो भी, उसके अंदर भी कमाने के लालसा जगता है। कमाने का लालसा नहीं कि हमारे यहाँ के बच्चे को तो उनको देख करके जो उनके सूट बूट होते हैं, पहनावा होता, उसको देख करके वो ऐसा सोच होने लगता, बड़ा सा मोबाइल, ये समझ रहे हैं ना, तो इस तरह का। लेकिन इनके केस में ये था कि उसको पैसा कमाने का हवस था, इस नौजवान को पैसा कमाने का हवस था, तो इसलिए उसके दोस्त ने उसको जो है एक सुझाव दिया कि यार तुम यहाँ बैठ के जो बेकार समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसा करो कि एक पासपोर्ट बनाओ, और पासपोर्ट बना करके सीधे विदेश चले जाओ, ठीक है। अब उसकी इस दोस्त के बात का जो है उस पर काफ़ी असर पड़ता है, और वो इसी तरह जैसा कहता है वैसा ही वो करता है, और जा कर के पासपोर्ट बनाता है और अपने लिए कुछ कपड़े सिलवाता है, और फिर उनके जो वालिदैन होते हैं ज़ईफ़ होते हैं और बीमार भी रहता है, वो उस सब को भी छोड़ करके वो विदेश के लिए चल पड़ता है ना। अब उसके दिल में वो बात नहीं रह जाता कि हमारे माँ है, बाप है, बीमार है, दोस्त है, बहुत सारे पीछे छूट जाएंगे, ये कुछ नहीं, अब सबको भूल चुका है। उसको तो बस एक ही बात है कि उसको विदेश जाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है ना, बहुत सारा दौलत उसे कमाना है। और ऐसा ही होता है, वो अपने बीमार माँ बाप को छोड़ कर वो वहाँ से चल देता है, गांव से शहर की तरफ जाता है, घर की तरफ जाता है, तो वहाँ की जो है चकाचौंध में वो एकदम खोस आ जाता है ना। मच्छी ऐसा लगता है जैसे कि एक कुएं के मेढक समंदर की तरफ चला गया। अब बिल्कुल सही बात है, गांव और शहर और विदेश तो बहुत बड़ी बात। तो गांव से निकल कर कोई विदेश जा रहा है तो ऐसा ही हुआ ना भाई, कुएं के मेढक समंदर में, ठीक है ना। तो निकलता है, उसके बाद वो जो है एयरपोर्ट पहुंचता है, एयरपोर्ट के बाद वो वहाँ प्लेन आती है, और प्लेन में जब वो बैठता है तो उसके तो समझो ज़िंदगी ही बदल जाती है, और उनके सामने फिल्म स्क्रीन की तरह जो है तस्वीरें बदलने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक निहायत खूबसूरत एयर होस्टेस आती है, और बड़े ही मोहब्बत से कहती है मैं आई हेल्प यू सर, है ना, मतलब अंग्रेजी में वो उससे कुछ पूछती है। तो उसकी इस प्यार भरी है ना अंदाज को देख करके वो काफ़ी खुश होता है कि हाँ भाई
हमारे तरफ मुतवज्जा की है और हमसे कुछ पूछ रही है। माने उसको लगता है कि जैसे वो हमको पसंद कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर थोड़ी देर में देखता है कि बगल में कोई बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनके साथ भी वैसा ही पेश आ रहे हैं, है ना। यानी उनकी खिदमत के लिए, उनके पूछताछ के लिए, है ना। एयर होस्टेस होती है कि जितने भी पैसेंजर होते हैं तो उसकी देखभाल करती है, उनकी कोई कमी बेसी है तो उसके लिए वो रहती है ना, सबके लिए सेवा के लिए सर्विस देती रहती है, ठीक है। तो पहले तो इसको कहता है तो खुश हो जाता है, लेकिन वही चीज़ सेम उस बुज़ुर्ग के साथ भी कहता है, फिर किसी और लोग के भी साथ करता है, तो इसके ज़हन में आ जाता है कि भैया इनका काम है इसलिए ऐसा करता और कुछ नहीं है। फिर इस तरह से वो जो है तो वहाँ पहुँच वो विदेश की उस ग्लैमरस, वो चकाचौंध दुनिया को देखकर बहुत खुश होता है ना। ये शुरू है, अभी शुरुआत ही हुई है, तो उसको देखकर वो बहुत खुश होता है कि भाई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चारों ओर बिजली बत्तियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, है ना। मतलब एक ग्लैमर्स की दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया है, उसको देखकर बहुत खुश होता है ना। वहाँ रहने के लिए, राइस के लिए बेहतर कमरा है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, मतलब सब कुछ है, सुख सुविधा उनके पास है। और उसमें वो धीरे धीरे ढल जाता है। और इस वजह से जब वो वहाँ जाता है तो उनके सारे अपने उससे छूट जाता है, सारा रिश्ता नाता दोस्त अहबाब सब पीछे छूट जाता है और उसके जीवन से सब निकल जाता है। और उस दुनिया में वो खुश होकर रहने लगता है और अब काम धंधा करने लगता है, पैसे भी खूब कमाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद इसे एहसास होने लगता है कि यार कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है ना। मैंने इसको एहसास होने लगता है कि कुछ तो छूट रहा है पीछे, जो मुझे परेशान किया जा रहा है ना। तो अंदर ही अंदर बातनी में इसको एक हलचल सी मची रहती है। जब 2 साल 3 साल बीतता है तो वो 2-3 साल के अंदर में उसका वालिद का इंतकाल हो गया रहता है, लेकिन वहाँ उस तक खत पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगता है, कई महीना लगता है। तब तो बढ़िया से उसकी खबर भी नहीं पहुँचा, वो बढ़िया से रो भी नहीं पाता है ना। बाप के जो है इंतकाल पे माँ ज़ईफ़ बीमार है, उसकी खबर पहुँचती है तो वो बहुत ही देर से पहुँचता है। यानी कोई भी खबर पहुँचता है तो वहाँ जाते जाते बहुत समय लगता है। एक हिसाब से वो पूरी तरह से उससे कट गया है तो उस तक ले जाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और इस तरह से इसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है कि यार कैसी ज़िंदगी है, कि मशीनों की तरह ज़िंदगी है कि रोज़ सवेरे वहाँ के जो लोग देखते हैं, वहाँ के वो देखता है कि यहाँ के जो लोग हैं, कुछ फैमिली वाले लोग हैं, तो उनको देख कर के वो और परेशान हो जाता है कि यहाँ कुछ लोग फैमिली को लेकर आए हैं। तो पहले सुबह उठता है और ऑफिस चला जाता है, फिर रात को देर से आता है जब तक उनके बीवी बाल बच्चे सब सो गए हुए होते हैं। तो उनसे कई सप्ताह और महीना बात तक नहीं कर पाता बढ़िया से, है ना। ऐसी हालात हो गया, यानी पूरी तरह से मशीन बन कर रह गया, इंसान नहीं बल्कि मशीन बन कर रह गया, है ना। अपनों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। तो ये सब देख कर इसका मन दिल घबराने लगता है कि यार मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ। और इसी घबराहट की वजह से ये अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम रहता है अशद। क्या नाम रहता है? अशद उसका दोस्त है, उसका नाम है अशद। तो अपने दोस्त के पास जाता कहता अशद यार मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कि लोग रोबोट बन चुका है और सब मशीन की तरह काम कर रहा है, क्या सब ऐसा ही यहाँ? तो उनका दोस्त कहता है वो तो आपको देख ही रहा है ना। तो इस तरह से उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ से वो उसके मन में बहुत ही हलचल मचती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो फिर उसका गांव याद आता है, तो अपने गांव अपने शहर फिर वो वापस वहाँ से होता है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आता है तो फिर वो पहले की तरह वो शख्स नहीं रहता है, उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई रहती है ना। और वो गांव तो पहले ही के जैसा रहता है लेकिन वो बदल गया रहता है, ठीक है ना। अब वहाँ जब वो गांव पहुँचता है और अपने घर के दहलीज पे कदम रखता है तो आंगन में वही आम व शरीफा का दरख्त रहता है और एक नाला बहता रहता है। खाट पे उसकी माँ बैठ के खांस रही है और बहुत ही मोहब्बत भरी निगाहों से उसके तरफ देख रही है, यानी उसको जांचने परखने की कोशिश कर रही है कि ये कौन है ना। उसकी माँ दूर से उसको परखने की कोशिश कर, उनके दोस्त अहबाब है ना, सब उनको अभी जांच रहे, परख रहे, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, उनके माँ है, वो खाट पर खांस रही है और उसको पहचानने की कोशिश कर रही है। इसका सीधा सी मतलब है कि वो उससे कट गया है, पहचान ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो वो अपने आप को अंदर से फील कर पा रहा है कि मैं जो था अब वैसा नहीं हूँ,
क्योंकि लोग अब मुझे उस तरह से नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना। जैसा पहले जो एक ही बार में आहट से लोग पहचान जाते थे, तो इस बात को उसको एहसास होने लगा। इसलिए कमर जहाँ ने इस अफसाना का नाम कटी हुई साख रखा है, क्योंकि कोई भी आदमी जब बहुत दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाता है तो उनके अपने पराये सब उससे क्या होते हैं, कट जाते हैं, है ना, अलग हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें में तब्दीली हो जाती है, बदल जाता है, फिर वो वाली बात, पहले वाली बात नहीं रह जाती है। तो एक हिसाब से तो वो एक दूसरे से कट ही गया। तो इसलिए मुसन्निफ़ा ने इस अफसाना का नाम कटी हुई साख रखा है। और इस अफसाना से हमें जो सीख मिलता है, सीखने को मिलता है कि हमें जितना हो सके अपनों से जुड़ के रहना चाहिए, रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए। पैसे के लालच में या किसी चीज़ के हवस में हमें एक तरफ ही नहीं भागना चाहिए, जिससे हमारी जो है आपसी मोहब्बत, आपसी जो है रिश्ता ख़राब हो जाए, ठीक है ना। हमारी अपनी पहचान खो कर ही रह जाए, ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है ना। बल्कि हम सबको जोड़ के चले, हम जहाँ भी रहे अपनों से हमेशा जुड़ कर रहे, और इतना दूर न चल जाए कि फिर हमारे अपने पराये लगने लगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और एक लाइक तो बनती है यार, लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।